नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है सियासी चाल भूचाल का, जो कि डेडिकेटेड है पॉलिटिक्स को, अर्थनीति को, अर्थशास्त्र को। हम इस प्रोग्राम में आपके हमारे इर्द गिर्द चल रही राजनीति को, राजशास्त्र को डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या कुछ राजनीति में चल रहा है, क्या घटनाएं चल रही हैं, उनके क्या असर होंगे आपके हमारे ऊपर, आम आवाम के ऊपर उनके क्या असरात होंगे, इन सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं। और साथ ही इस चर्चा में हम उन विषयों को भी टच करते हैं जो आपको हमेशा से प्रभावित करते आए हैं और आगे भी प्रभावित करेंगे। इसलिए यह कार्यक्रम आम आदमी के लिए ही नहीं, हर उस खास आदमी के लिए भी जरूरी है जो कि इस समाज में किसी भी तरह की हैसियत से जीना चाहता है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो कुछ चल रहा है उसको समझे बिना, उसको जाने बिना, उसका निदान, उसका निराकरण आपसे संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि राजनीति क्या खेल खेलती है और राजनीति में किस तरह के खिलाड़ी आए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप चाहे कुछ करें या ना करें, राजनीति आपका सब कुछ तय करती है। और भारत जैसे देश में तो आपको यह सब राजनीति की वजह से, आए दिन होने वाले फैसलों की वजह से भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है। आपका देश वैसा देश नहीं है जैसा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या अन्य विकसित देशों में राजनीति कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रखती है। आम जनजीवन जो है वो फ्री है और आम जनजीवन के लिए उनके पास जो नीतियां हैं वो पहले से डिसाइडेड हैं, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। लेकिन भारत चूंकि अभी अपनी लोकतंत्र की या अपनी सियासत की एक तरह की अंगड़ाई में है और यहां आए दिन इस तरह के चित्र विचित्र फैसले भी होते हैं जिनकी वजह से आप हम भुगतते रहते हैं। यहां का आम आदमी नहीं, व्यापार कारोबार करने वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, यहां के जितने भी समाज के जुड़े हुए अन्य वर्ग हैं, सब इन नीतियों की वजह से आए दिन प्रभावित भी होते हैं और कई दफा तो प्रताड़ित भी होते हैं। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर हम सियासी चाल भूचाल का एक कार्यक्रम आपके समक्ष हर सप्ताह लेकर आते हैं। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस कार्यक्रम के सूत्रधार, पूर्व मंत्री, राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज जी सिंह भी होते हैं। तो हम चंद्रराज जी सिंह भी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री। नमस्कार नमस्कार सुभाष जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री और राजनीति के चाणक्य चंद्रराज जी सिंह भी। चूंकि इस कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्रराज जी स्वयं हैं, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में केवल प्रस्तावना भर रखता हूं और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना मैं सिंघवी साहब के सामने रख रहा हूं। सिंघवी साहब, जिस तरह का माहौल इन दिनों मीडिया में राजस्थान की कांग्रेस को लेकर चल रहा है, यह क्या मामला है और क्या कुछ चल रहा है? ये तो बहादुर शाह जफर ने काला पानी के अंदर 2 लाइनें कही थी, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। याद है आपको? तो इन विधायकों की यही स्थिति है, 2 घंटे भी कुर्सी न मिली यार मेरी सरकार में। ऐसा ही चल रहा भाई। रोज आ रहा है, वो जंगल में एक बच्चा जाता था, रोज झूठ बोलता था, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, और लोग जाते थे बचाने के लिए। भेड़िया कभी आता नहीं था। एक दिन वास्तव में भेड़िया आ गया और कोई गया ही नहीं, तो उसकी दुर्गति हो गई। ऐसी स्थिति इस घोषणा की है। आज परिवर्तन होगा, आज होगा, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, लोग आएंगे लोग आएंगे। ये सुनते सुनते कान पक गए। इस बच्चे जैसी स्थिति है इस घोषणा की। इसलिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं स्पष्ट कहता हूं, अब परिवर्तन का अंतिम समय आ गया है। कल अशोक जी जाके आए हैं, वहां पर वो सबसे मिलके आए हैं। राहुल जी रोम है, उनके आने की प्रतीक्षा है। अब जब सबकी प्रतीक्षा होकर के फाइनल एग्जामिनेशन हो गया है तो मार्कशीट तय हो गई है, अब मार्कशीट के अनाउंसमेंट की देरी। इससे परिवर्तन तो होगा, लेकिन इतना लेट होगा ये उम्मीद नहीं थी। 3 बरस गुजर गए, कुएं यार में 3 साल, काला पानी में 3 साल, विधायकों के मुंह से लाट टपकती रही, किसी को मौका मिला नहीं, चंद आदमियों के हाथ में सत्ता रही, सारे विधायक दुखी, मनी मन कुंठित। पर गुटबंदी के चक्कर में
कोई पायलट के पूछ पकड़ कर बैठ गया, कोई अशोक गहलोत जी का हाथ पकड़ के बैठ गया। अब अंत आ गया, अब इनके मन भर गए, ये परेशान हो गए, इनकी इच्छाएं अब सीमा पर आ गई है। इसलिए मेरी दृढ़ मान्यता है कि एक हफ्ते के भीतर भीतर राजस्थान के अंदर सत्ता का परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री यही रहेगा, मंत्री बदले जाएंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे। तो आने से होता क्या है, ये वही चेहरे हैं जो शतरंज की दूसरी पंक्ति की तरह बैठे रहते हैं। एक प्यादा लेफ्ट से उठेगा राइट चला जाएगा, राइट से उठेगा लेफ्ट चला जाएगा। ऊपर की पंक्ति में बैठे हुए ऊंट, घोड़े, बादशाह और वजीर में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसे परिवर्तन होगा नहीं। निरर्थक है, खुशियां मना लो, मिठाई खा लो, सरकारी गाड़ी मिल जाएगी कुछ लोगों को, छिन जाएगी कुछ लोगों की। इसके अलावा मैं नहीं मानता कि इसका राजनीति में इस परिवर्तन का कोई इंपैक्ट आने वाला है, कोई प्रभाव आने वाला है। ये परिवर्तन होता तो अच्छा है, नहीं होता तो भी अच्छा है, ऐसी स्थिति है। जैसा जिक्र किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं और अभी भी संभवतः वो और जो बाकी जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर भी चर्चाएं कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसा आपने बताया भी कि वो उनकी चर्चा हो चुकी है, शीर्ष नेतृत्व से भी चर्चा हो चुकी है, तो क्या सीएम अशोक गहलोत मान गए हैं इन राजनीतिक नियुक्तियों के लिए और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए? मानने का ऑप्शन नहीं है जी, मानने का ऑप्शन नहीं है, मानना तो मजबूरी है। कब तक आप टालते रहे, अल्टीमेट तो मानना ही था। अशोक गहलोत हाईकमांड के सामने विद्रोह करने वाला आदमी नहीं है, उसे तो मानना ही है। लेट है तो लेट मान लिया, पहले भी हाईकमांड दबा के बोलता है नो डिसीजन, तो गहलोत जी मना थोड़ी करते, इसलिए मानना पड़ा। अब मानने के अंदर ऑप्शन किसका क्या रहा, किसको क्या मिला, अब ये तो है भाई, बात है कि ये तो लूट खसोट है, जिसके हाथ में जो पड़ जाए वही उसके हाथ की चीज है। और शेयर लेना और शेयर देना ये तो आम जनता तय करती है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, ये परिवर्तन हो जाएगा, मंत्रिमंडल में लोग आ जाएंगे, रघु शर्मा और हरीश चौधरी चले जाएंगे, वन मैन वन सीट के सारा तो दो आदमियों के पास ताकत है, फाइनेंस, होम, इंडस्ट्री एंड डीओपी, ये सारा गहलोत जी के पास है। यूडीएफ, लोकल सेल्फ और हाउसिंग बोर्ड, ये तीनों शांति धारीवाल जी के पास है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मलाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, छाछ बढ़ जाएगी, किसी को एक टोकरा मिल जाएगा, किसी को एक कोटरी मिल जाएगी, मिल जाएगी, झंडे मिल जाएंगे, का हिस्सा तो नहीं मिलेगा। इसलिए परिवर्तन में परिवर्तन की कोई वैल्यू नहीं है, सचिन की प्रतिष्ठा रह जाएगी, इसके लिए परिवर्तन किया जा रहा है, मिलना जुलना कुछ नहीं। सचिन ने जो भी त्याग किया उसका मूल्य उसे मिल जाएगा, उसकी इज्जत रह जाएगी, उसके मंत्रियों को गाड़ी घोड़े मिल जाएंगे। ये कहने को हो जाएगा सचिन की बात रह गई, सचिन के लोगों को हिस्सा मिल गया। लोकतंत्र के अंदर यही होता है और वो होगा, मगर आप समझो इसका कोई जनता पे प्रभाव पड़ जाएगा, आई डोंट एक्सेप्ट इट। जनता के लिए महत्वहीन है, ये बिल्कुल ही महत्वहीन है। अब हरीश जाएगा बाड़मेर से, हेमाराम जी आ जाएंगे, रघु शर्मा चले जाएंगे और कोई आ जाएगा। मतलब इस परिवर्तन को 3 साल पहले उस स्थिति में लाओ जिस स्थिति में होना चाहिए था। आपको याद है परिवर्तन क्या होता है, जो कामराज नाडा ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए एक दिन में सरकार उसने सबको हटा दिया, जगजीवन राम मोरारजी देसाई को। वो होता है परिवर्तन, वो नहीं होगा, ये साधारण है, होता रहेगा। इससे आम जनता को कोई लाभ मिल जाए, कोई फायदा हो जाए, पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ जाए, पार्टी की इज्जत बढ़ जाए, पार्टी की ताकत बढ़ जाए, आई डोंट एक्सेप्ट दिस एट ऑल। और ये नहीं होगा, ये आप कागज पर लिख लीजिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, आपने इतने सारे नाम गिनाए हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो भी राजनीतिक नियुक्तियां होंगी या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब ठीक है ये बात अलग है कि जनता के ऊपर इसका क्या असर होगा और क्या नहीं होगा, ये आगामी बात है। और राजनीति किस तरह से, जैसा आपने अभी इशारा किया कि इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, राम जी भाई जाएंगे तो श्याम जी भाई आएंगे, तो इसी तरह का मामला दिख रहा है। लेकिन चूंकि आपने नाम लिए हैं पर्टिकुलरली, इसलिए मैं भी अब एक नाम के साथ आपसे सवाल कर रहा हूं कि इन नियुक्तियों से और इस मंत्रिमंडल विस्तार से
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी में बागी का जो रूप अख्तियार कर चुके हैं सचिन पायलट, इनके बीच में कोई सामंजस्य बैठ जाएगा क्या? आप कैसी बातें करते हो? जब दोनों का लक्ष्य एक ही हो तो सामंजस्य कैसे बैठेगा? या तो सचिन मान ले कि मैं अगली बार देखूंगा, मेरे को तो सत्ता में जो पहले था उससे भी नीचा पद मिल रहा, मैं राजी हूं, तो ठीक है, हो जाएगा। यानी दोनों में से एक को अपना समर्पणवादी दृष्टिकोण अपनाना, तब वो स्वीकारोक्ति होगी। जब दोनों की भावना एक या दोनों ही एक ही चीज के हकदार है, तो उनकी वही स्थिति होगी जो सीता स्वयंवर के बाणासुर और रावण की राम और लक्ष्मण के साथ हुई थी। ये तो चलेगा भाई, इनका अंतर मिट जाएगा, मैं नहीं मानता। क्योंकि आज की तारीख में एक बात तय है कि लोकप्रियता के मापदंड पर सचिन बहुत ऊपर चला गया है और सत्ता को प्राप्त करके चलाने की कला में गहलोत बहुत ऊपर है। दोनों अपने अपने विशेषज्ञ हैं। जब दो विशेषज्ञ हो एक ही अस्पताल में, तो मरीज को सोचना पड़ता है कि बाएं हाथ वाला ठीक है, दाएं हाथ वाला ठीक है, ऐसी स्थिति है। इसलिए इस परिवर्तन को ज्यादा महत्व देकर आंकड़ा उचित नहीं है। ठीक आपने, तो ये तो रही कांग्रेस की और कांग्रेस में चल रही अंतर विरोधी अंतर कलह की बातों की, और जिस तरह का दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पार्टी के बड़े नेताओं का जो बातचीत हुई है और उसके बाद से जो कुछ छनकर सामने आ रहा है और जिस तरह से मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है, तो इसके ऊपर हमने बातचीत की है। अब मैं आपसे नहीं, एक बात मैं कहना भूल गया जी। आप सुभाष जी, राहुल गांधी ने बार बार घोषणा की थी वन मैन वन पोस्ट, उसका क्या होगा? क्या राहुल की बात रहेगी? क्या वन मैन वन पोस्ट का फॉर्मूला स्वीकार होगा या इसको पेंडिंग कर दिया जाएगा? आला कमान की प्रतिष्ठा तभी है जब आला कमान के द्वारा की गई घोषणा को एज इट इज स्वीकार किया जाए। इसमें मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि गहलोत अपने मित्रों को बचाने में बहुत एक्सपर्ट है, सचिन पायलट अपने मित्रों को आगे लाने में एक्सपर्ट है। दोनों विशेषज्ञों की लड़ाई के अंदर आला कमान की फजीयत तय है। अगर ये बात स्वीकार नहीं होती है तो आला कमान को घोषणा करना बंद कर देना चाहिए, अपने सारी शक्तियां प्रांतीय नेतृत्व पर छोड़ देनी चाहिए। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रहा मामला कांग्रेस से जुड़ा हुआ। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है और अब चिंतन शिविर होने वाला है। तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का चिंतन आपको दिखाई दे रहा है? अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा चिंतन किसकी, किस बात का चिंतन? आपकी पार्टी के अंदर एक दुल्हन के 100 दूल्हे हैं, हर एक के मुंह से लाट टपक रही है। किसका चिंतन कर रहे हो आप? क्या आपको अकल नहीं आई है? वल्लभनगर के चुनाव से, दरियावत के चुनाव से कितनी फूट है, कौन कहां जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में तो जबरदस्त टकराव की स्थिति आंतरिक रूप से है। पहले वाली जो था भैरू सिंह जी, तो एक आदमी फैसला कर लेता था, थोड़ी बहुत हील हवाल के बाद मान लिया जाता था। भैरू सिंह जी के सुंदर सिंह भंडारी से भी नहीं बनी तो उनको जाना पड़ा, सतीश चंद्र अग्रवाल से नहीं बनी तो उनको जाना पड़ा, उनको घनश्याम तिवारी से नहीं बनी तो उसको कमजोर किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रभारी हैं अरुण सिंह जी, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर मुझे पूछोगे तो ऐसा ही लग रहा है कि एमए के इम्तिहान में 5वीं का बच्चा बैठ गया है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। संघ बिल्कुल ही कमजोर हो गया है, संघ खुद अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है। पहले संघ के निर्णय को भाजपा स्वीकार करती थी, अब संघ का निर्णय भी चैलेंज योग्य बन गया है। संघ के अधिकारियों की चलती नहीं है और वो जिसकी चलती है जरूरत से ज्यादा चलाना चाहता है। ये तो आपने नगरपालिका महानगरपालिका के चुनाव में देखा ही है। अब मैं वहां से सुबह उठता हूँ, जिधर मुंह करता हूँ तो लगता है यार आदमी दूल्हा है, सिर पर सिर पे बैठ के बैठा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली के अखबार में आया, अखबारों में छपाया गया है, छप गया, मैं नहीं मानता। उसमें यह लिखा था कि सतीश पूनिया और वसुंधरा के संघर्ष में ओम बिरला का मुख्यमंत्री बनना तय है। अब बताइए मैं हंसू या नहीं हंसू? काय का संघर्ष है, कहां वसुंधरा, कहां सतीश जी? हंसने लायक बातें हो रही है भारतीय जनता पार्टी। अब वल्लभ का टिकट था, गुलाब जी की मानी नहीं, गलत आदमी को टिकट दे दिया। बिंडर का क्लेम निजी स्तर पर था, गुलाब जी का क्लेम संगठन के स्तर पर था, दोनों क्लेम रिजेक्ट हो गए और नए आदमी को लाके थोप दिया। रिजल्ट जो है मैंने कहा था 20 दिन पहले की चौथे नंबर पर आएगी,
तकरीबन जमानत जब्ती के पहुंच गई। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूल्हों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं तो ये सोचता हूं कि मैं अपने कार्ड पर लिखवा दूं संभावित मुख्यमंत्री, क्योंकि ये संभावित मुख्यमंत्रियों की संख्या आधा दर्जन से ऊपर हो चुकी है। कांग्रेस में भी यही स्थिति है, मगर कांग्रेस में दूल्हे कम है। कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का दावा करने वाले कोई नहीं है, अशोक गहलोत तो सचिन के अलावा। इसलिए वह ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो हर आदमी मुझ पर ताव देकर के बैठा हुआ है। कोई कहता मैं अमित शाह का आदमी हूं, कोई कहता मैं मोदी जी के नजदीक हूं, कोई कहता मैं जनता में लोकप्रिय हूं, कोई कहता है कि मेरे को अनुभव है। इन सब बातों को देखते हुए मैं एक निर्णय पर पहुंचा कि मैं दिसंबर के पहले हफ्ता से इन दूल्हों की पैनल लेकर के और कांग्रेस के संभावित दूल्हों की पैनल लेकर के और साथ में निर्दलियों में जो भी आगे मुंह धो करके बैठे हैं उनका भी नाम लेकर के पूरे राजस्थान की यात्रा 50-100 प्रश्न। मैंने भी ये बात सुनी है। मैं इस सवाल पे आऊंगा। मैंने भी ऐसा कुछ सुना है कि आप कुछ दिसंबर में कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले चूंकि वो जो चर्चा बीच में रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी को का जो आप पूरा नक्शा बता रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उपचुनाव में जो भी सबक सीखा होगा या नहीं सीखा होगा, लेकिन क्या लगता है अब आपको कि अब भारतीय जनता पार्टी के यहां राजस्थान की जो कमान है, राजस्थान में जो नेतृत्व है, इसमें किसी और की एंट्री हो सकती है या यही नेतृत्व के हिसाब से ही अब आगे के चुनाव की रणनीति होगी? ये तो ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन दो उपचुनावों के कारण और उसके पहले वाले चुनाव के कारण, वसुंधरा जी के रवैये के कारण, वसुंधरा विरोधियों के रवैये के कारण परिवर्तन तो होगा। मेरे को तो यहां तक अंदाजा है कि एक तो इनका प्रभारी बदला जाए। निश्चित रूप से अरुण सिंह प्रभारी में असफल हो चुके हैं। असफल तो राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष भी हो चुके हैं, मगर अरुण सिंह तो हो ही चुके हैं। इधर क्या है कि सतीश पूनिया को वो अनुभव, वो परिपक्वता और वो नेतृत्व, तो यहाँ भी परिवर्तन की संभावना है। अरुण चतुर्वेदी और ओम जी माथुर जैसे कई नाम आगे आगे आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि परिवर्तन होगा, इसमें आप संदेह नहीं कर सकते। परिवर्तन होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करने का जो तौर तरीका है वो अपमानजनक नहीं होता है, सम्मानजनक होता है। वो सम्मानजनक तरीके से अब किक करेंगे, लोगों को किक डाउन नहीं करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर सुभाष जी एक बात आप ही बताओ, क्या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वर्तमान संघ के जो आरएसएस का ढांचा है उसके हिसाब से ठीक है? क्या संघ का ढांचा ठीक काम कर रहा है? क्या लिम्बाराम जी के ऊपर केस नहीं? बताइए ना आप मेरे को। जिस संघ के ऊपर आंख उठाकर कोई निशाना करने वाला नहीं था, कभी सोनिया जी के चुनाव को लेकर के बातें चलती है, कभी शंकर सचिव को लेकर के बातें चलती है। इसलिए मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण आमूल चूल परिवर्तन केवल भाजपा में नहीं, यहाँ के संगठन में भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। जीत तो हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कई लड़ाई में स्टैंड नहीं करती है। कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। थोड़ा बहुत है तो ये पूर्वी राजस्थान में और ये सवाईमाधोपुर, धौलपुर या वो 2-4-5 गुजर एरिया, यहाँ पर सचिन पायलट का प्रभाव है। बाकी मुझे लगता है कि अगर जाट नाराज है, जैसा कि है साबित हो चुका है, राजपूत इनके पास है नहीं, तो कांग्रेस के पास न जाट है न राजपूत है, माध्यम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा निश्चिंत है और भाजपा को बड़ा अहंकार है कि हम तो सत्ता में आ ही रहे हैं। लेकिन समय और जनता की भावना बदलने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है। एक गलत स्टेटमेंट से जनता अपना इरादा बदल देती है। दोनों पार्टियों को अपने अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके टकराव होगा। अब कुछ बाहर के लोग हैं जो बड़ा खेल कर सकते हैं। अब जाटों की राजनीति में परिवर्तन करना तो हनुमान के लिए आसान है। हरियाणा जिताने का काम ही वो करेंगे। किरोड़ीलाल जी मीणा का अगर अवहेलना की गई तो मीणों का फर्क पड़ जाएगा। अब कई अच्छे लोग हैं जो दोनों पार्टियों में है, मगर उनका कीमत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आज ये घोषणा करना कि क्या होगा, ये असंभव है। मैं इसी के लिए कोई न कोई तरीका निकालूंगा। अगर आप कोई सुझाव दें तो मुझे स्वीकार कर सकता हूं। मैं वो जो बात चल रही है उसके ऊपर अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो चर्चा चल रही है कि चंद्रराज जी एक तलाश अभियान में निकलेंगे दिसंबर से, ये तलाश अभियान क्या है आपका? मेरा तलाश अभियान व्यक्तित्व की तलाश। जैसे मैं निकलूंगा तो मैं पैनल लेके चलूंगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं प्रश्न करता रहूंगा, उत्तरदाता
प्रेस रहेगा, इंटेलिजेंट लोग रहेंगे। लोग उनसे पूछूंगा भैया 8 नाम आ रहे हैं ना, तय करो आपका 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 आपकी इरादा किसके साथ है। अब मेरा प्रश्न क्या है ना, मैं पूछूंगा कांग्रेस के ये नाम चले, बोलिए आप किसको कहते हो, तो मेरी 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम और 100 ज्यादा से ज्यादा होगी, पूरे राजस्थान में घूमकर दिल की बात करूंगा। और वो जो आएगा वो मैं आम जनता के साथ देखूंगा कि भाई मैंने पूछा था 100 आदमियों में से इन्होंने ये कहा, 50 आदमी पूछा कांग्रेस के बारे में ये कहा, बाकी जो है उनके बारे में ये कहा। अब जैसे कुछ लोगों का एक भी वोट आने की इस्तेमाल नहीं, वो भी अपने मुझ पर ताल देके बैठे हैं। सत पार्टी के उमेश सिंह चंपावत के मुझसे भी पूछा जाए, हर आदमी चाहता है। अब इस पर असलियत पर जाना चाहिए, क्यों अगर हम असलियत पर नहीं जाते हैं तो गलत आदमी का चुनाव होगा। और हम सुझाव नहीं देंगे, हम तो फैसला देंगे कि जनता ये चाहती है, करना है जो करो। जनता भाजपा में ये चाहती है, मानो तो मानो। जनता कांग्रेस में ये चाहती है, कांग्रेस की कमान माने तो माने। मनाना हमारा काम नहीं है, खबर देना, सूचना देना, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन देना, इसके लिए मेरी यात्रा का नाम तलाश यात्रा। मैं तलाश में निकला हूं, क्योंकि तलाश की जरूरत है, भाजपा को भी तलाश की जरूरत है। कांग्रेस में ठीक है, सचिन के कारण तलाश की कम जरूरत है, मगर जरूरत तो वहां भी है, और बाहर बहुत लोग हैं। अपनी अपनी ताकत समझ में आएंगे। मेरे इस यात्रा में 2 महीने लगेंगे। 50 से 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद में मैं एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके सबके मैं रिकॉर्ड लेके आऊंगा, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसने क्या विचार रखे, किसका क्या प्रभाव रहा, किसने किसके पक्ष में हाथ उठाया, ये मैं बोलूंगा नहीं, मैं सुनूंगा। मेरे तो प्रश्न है, उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर सुनने वाले देंगे, पत्रकार देंगे। देखो पत्रकार जो है इस देश की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अगर सारे पत्रकार एक ही विचार देते हैं, उस विचार को आप ठुकराया नहीं जा सकता। कोई आदमी किसी अखबार से राजी हो सकता है, नाराज हो सकता है, पर अखबार तो अखबार है। अखबार तो अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से सही बात लिखता ही है। कुछ बातों में पक्षपात हो सकता है तो उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। ये बड़ा मैन का काम है। पूरी टीम लेके जाऊंगा, कम से कम 2-3 गाड़ी होगी, 2-4 प्रेस वाले भी होंगे, 2-4 वक्तव्य भी होंगे, पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा। इस बहाने मुझे भी लाभ होगा कि मेरा परिचय हो जाएगा लोगों से। क्या बुराई है इसके अंदर। राजनीति में आखिर मित्रता, साझेदारी और लोकप्रियता यही तो आधार होते हैं। और मैं इसलिए जाना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। लोग कहते हैं मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं, नथिंग, नो क्वेश्चन, और कोई पद लेने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं सच्चाई पर जा सकता हूं। अगर मुझे भी किसी पार्टी का टिकट लेना हो तो वहां के नेताओं की चाटुकारी करूंगा, फिर तो जय जय मोदी कार करूंगा, फिर जय जय सोनिया देवी करूंगा। मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे दोनों पार्टियों में से कुछ लेना ही नहीं। इंडिविजुअल, अकेला, आप जैसे मित्रों को लेकर राजस्थान की यात्रा करके सच्चाई का पता लगाकर तीनों पार्टियों का पैनल बनाकर आप लोगों के सामने लाकर प्रस्तुत करूंगा। उसकी कॉपी उनके आला कमान को जाएगी। आला कमान में अगर अक्ल बुद्धि होगी तो मान लेगा, नहीं माने तो भुगतेगा। भुगतेगा तो हम कह देंगे कि हमारी पैनल की अवहेलना की इसलिए मरे, और मान लिया तो हम कह देंगे हमारी बात मानी इसलिए माने। हमारे तो दोनों तरफ इसमें असफलता है ही नहीं। शानदार यात्रा होगी, ज्यादा लोग होंगे नहीं, भीड़ भाड़ होगी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, बुद्धिमत्ता लोगों से मिलेंगे, वहां के जो बुद्धिमानी है लेक्चरर से प्रोफेसर से बात करेंगे। इस प्रकार एक पैनल बनाने के लिए मैं राजस्थान की यात्रा पे जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ फैसला है। वेरी गुड। ये जो मैंने आपसे पूरा समझा है और जो मेरे कुछ समझ में आ रहा है, ये हम हमारे दर्शकों को भी आग्रह करेंगे कि इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या आइडिया है, ये आइडिया किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चंद्रराज जी ने कही है। यदि कोई राजनीतिज्ञ इतने लंबे सफर के बाद जनता के बीच जाकर जागरूकता का एक अभियान चलाना चाहता है और समाज के विभिन्न अंगों से बातचीत करने के बाद राजनीति का एक पूरा का पूरा अक्ष, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना के लाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यदि हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग इस तरह के अभियान चलाएं तो मैं नहीं समझता कि राजनीति में जो अपरिपक्वता आई हुई है और जिस तरह के अदूरदर्शी लोग हमारी राजनीति में बैठे हुए हैं उनका कोई स्थान बन पाएगा या बच पाएगा। चंद्रराज जी ने, मैं चाहता हूं सुभाष जी मेरे इस कार्यक्रम की सूचना समय समय पर आपका चैनल भी देता रहे, और मैं आम जनता से निवेदन करूंगा कि जब मैं यात्रा में आऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा, जो आप भी इच्छुक होकर के अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, मैं कहां रुकूंगा, कब रुकूंगा, कैसे रुकूंगा, कितने लोग मेरे साथ होंगे, सब मेरी व्यवस्था होगी। लेकिन मिलने के लिए आम जनता और बुद्धिजीवियों को, विशेषकर पत्रकारों को और राजनीति से संबंधित लोगों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं
ये मुझसे अवश्य मिले और अपने विचार दें। मैं विचारों में पक्षपात नहीं करूंगा, एडल्ट्रेशन नहीं करूंगा, प्योरिटी रहेगी, ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही ज्यादा स्वागत योग्य ये आपने कदम उठाया है और ये योजना बनाई है, और मैं भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं मेरी तरफ से भी और वार्तिक टीवी परिवार की तरफ से भी, कि आपका ये जो अभियान है ये जनता में जिस तरह की जागरूकता का एक मानस आप लेके जा रहे हैं उस तरह से ये फलीभूत भी हो और इसके रिजल्ट्स भी उसी तरह से आए और जनता भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और जिनको भी अपनी बात कहनी हो वो बात अपनी कहे, जिससे कि एक समाज का हमारा एक सामने आए कि समाज हमारा चाहता क्या है। और राजनीति में जो लोग अभी कम सक्रिय हैं या सक्रिय हैं उनको भी इस तरह के अभियान चलाने चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए कि वो किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किस तरह की आगे की पॉलिटी चाहते हैं। तो ये मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं चंद्रराज जी, बहुत ही अच्छा आपने सोचा है। और चूंकि इस कार्यक्रम के सूत्रधार आप हैं तो कोई ऐसी बात जो मैं न पूछ पाया हूं वो भी आप कह लीजिए, फिर हम कार्यक्रम को समापन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस जनों के लिए स्पेशली, जो मंत्रिमंडल से बाहर रह जाए उन्हें उदास नहीं होना है, और जो मंत्रिमंडल में जाते हैं उन्हें अहंकार नहीं करना है। ये तो समय है, पल पल बदलता रहता है, आज कोई और है, कल कोई और होगा। मजा तभी है जब आने वाले और न आने वाले सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे और शास्त्र और इतिहास में कमी न रहे। इसी प्रकार भाजपा के अंदर मेरे पैनल में जिनके नाम नहीं आए वो उदास और परेशान न हो, क्योंकि पैनल मैं नहीं बना रहा हूं, पैनल जनता बना रही है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, हकीकत कही जाएगी, हकीकत बयान की जाएगी। धन्यवाद सुभाष जी। वेरी गुड। तो ये थे हमारे साथ राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी। आपने इनसे जाना कि किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह से राजनीति होनी चाहिए, और आगामी भविष्य का जो प्लान आपने चंद्रराज जी ने आप लोगों को बताया है, शेयर किया है। आप लोग भी इस अभियान से जुड़िएगा। चंद्रराज जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर सुभाष जी, थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री, राजनीति में बहुत ही लंबा चौड़ा रखने वाले और हमारे इस सियासी चाल भूचाल कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्रराज सिंह भी। आपने इनसे जाना कि राजनीति इन दिनों किस तरह की चल रही है, और पर्टिकुलरली हमने आज बात की है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में चल रहे उठापटक की और आगामी दिनों में जो फैसले होने वाले हैं उनकी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में जो खींचतान चल रही थी उसकी, और साथ ही हमने चर्चा की भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी। तो आपने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।